नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अजय विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है कि जारी किए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं जो हम लोग का क्लास 9th विषय मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 यानी कि एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक है, तो आइए बिना देर के हुए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या ना, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बताइए सही है गलत? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए, वास्तविक संख्या में परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या है जो कि समाहित होती हैं ना। ये वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है ना। अपरिमेय संख्या होती है, या फिर यूं कह लें कि परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या को मिलाकर के वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम लोग एक कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में जो है कि परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ठीक, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप में होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये हमको बताना है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, और जहाँ ये जो यम है वो एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या, इसके पहले मैंने आप लोगों से बताया था कि प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिसको हम लोग काउंटिंग के रूप में, गणना के रूप में, गिनती के रूप में प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी तक संख्या जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब एक बात यहाँ पे देखिए कि ये कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप में होता है, जो यम है एक प्राकृतिक संख्या। लेकिन मान लीजिए कोई बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो इनके बीच में, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं ना। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। तो ये कहना उचित नहीं है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। इस प्रकार यह कथन असत्य है ना, यह कथन असत्य है। ठीक है, यह कथन असत्य है। ठीक, अब इसके बाद आता है हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड ना, पार्ट थर्ड। ठीक, इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या दिया है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ना। इसको हमें बताना है कि सही है कि गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ना। तो इसके पहले जो इसके पहले से पहले क्वेश्चन जो था उसको आप लोग क्लियर किएंगे, उसमें यही क्वेश्चन था और सिर्फ रिवर्स था। उसमें पूछा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, और यहाँ पे वही क्वेश्चन को उलट दिया गया है। ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया था कि परिमेय, ये परिमेय परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या
बराबर वास्तविक संख्या होता है ना, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक, तो देखिए परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के मिलने से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। तो इसको हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। हाँ, ये कहें कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, तो ये कथन सत्य है। लेकिन यूं कहा जाए कि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। ठीक है, जैसे वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, इसलिए हम यह नहीं कह सकते ना कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, यहाँ तक हुआ। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग का, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इसमें किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अनगिनत संख्या होगी, कोई परिमेय होगी, कोई अपरिमेय होगी, कोई पूर्णांक होगी, पूर्ण संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। तो इसमें इनफाइनाइट संख्या होंगी ना, अनंत संख्या होंगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो सभी जो है कि अपरिमेय होंगी। तो यही कह रहा है कि यदि नहीं है तो ऐसी संख्याओं के उदाहरण दीजिए। मान लीजिए ऐसे तमाम उदाहरण है जिसको हम ले सकते हैं, जैसे √4 को ही ले लीजिए। √4 को जो है कि मैंने बताया था कि इसको 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो जब संख्याएं अंडर रूट में यानी कर्ण में होती हैं और पेयर के रूप में होती है यानी जोड़े के रूप में होती हैं, तो वो संख्याएं जब कर्ण से बाहर निकलती हैं तो सिंगल फॉर्मेट निकलती हैं, यानी एकल निकलती हैं, अकेले निकलती हैं। तो ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया ना, 2 हो गया। या फिर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, √16 को, तो इसको लिख सकते हैं करने में 4 गुणे 4। ठीक, 4 गुणे 4, तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग तमाम ऐसे उदाहरण, अनगिनत ऐसे उदाहरण है जिसको हम लोग ले सकते हैं। या फिर जो है कि यहाँ पे 36 को ले लीजिए, √36 को ले लीजिए, इसका मान 6 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ पाए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन क्या है? इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें दिया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √m को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग √5 को संख्या रेखा पर दिखाते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर दिखाने के लिए इसको हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी लाइन। ठीक है, और बीच में हो गया ये बिंदु O, और यहाँ पे हो गया 1, 2 और 1, 3। ठीक है, और इधर हो गया -1, ओ सॉरी, इसको हटाते हैं अभी ना, ऐसे लेते हैं। यहाँ पे हो गया -1, फिर यहाँ पे हो गया -2, और यहाँ पे हो गया ये -3 ना। अब √5 को हम लोगों को निरूपित करना है, तो ये सब नीचे जो हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं, ये सब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये बिंदु O है, और यहाँ पे ये जब 2 के ऊपर हम लोग यहाँ से जो है कि एक 90 अंश का कोण बनाते हैं, 90 अंश कोण बनाते हैं अपने
चांदा की सहायता से, यहाँ पे चांदा लगाएंगे। हालांकि मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग जब अपने बनाएंगे तो चांदा की सहायता से बनाएंगे तो वैल्यू एग्जैक्ट निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। एक मिनट, यहाँ से भी मैं इसको हटाता हूँ। एक मिनट, ये हो गया ना। हाँ ठीक, यहाँ ये 2 है ना, 1 है 3। ठीक, तो यहाँ से एक 90 अंश का कोण बनाएंगे आप लोग। ठीक, और ये दूरी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, और ये ओ से और बिंदु 2 तक ये 2 सेंटीमीटर की दूरी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग लिया है, तो बिंदु ओ को जो है कि इससे मिला देंगे हम लोग ऊपर टॉप में। ठीक, तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग बिंदु बी, और जो ये 2 के पास है इसका नाम रखते हैं ए हम लोग, और ए ओ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक त्रिभुज की रचना कर दिए, और ये हो गया हम लोगों का जो है कि 90 अंश। तो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है ना, तो ये मान लेते हैं हम लोगों का एक कर्ण है। ठीक, और ये साइड वाला लंब हो गया, और ये नीचे बेस यानी कि आधार हो गया। अब आसानी से हम लोग जो है कि निकाल देंगे इस भुजा का मान कितना है। तो हम लोगों के पास लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, कर्ण को निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हम लोगों का ओ बी माने हैं, तो वहां पे कर्ण की जगह पे ओ बी लिख लेते हैं। ओ बी बराबर लंब कितना दिया है, 1 का स्क्वायर दिया है, प्लस आधार कितना दिया है, आधार को 2 सेंटीमीटर माने हम लोग, 2 सेंटीमीटर ना। सॉरी, यहाँ पे इसको मैं अभी बना देता हूँ 2। ठीक है, ये रहा, एक मिनट, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका ठीक हो गया। यहाँ तक देखिए हम लोग, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ ओ बी का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, ओ बी का स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा। तो ये जब किसी भी संख्या से स्क्वायर हटता है, ठीक है ना, या फिर जो है कि यूं हम कह लें कि मान लीजिए कि यहाँ पे अंडर रूट है और ये ओ बी है, ओ बी का स्क्वायर, तो इससे ये कट जाता है। ठीक है, और इधर करणी लग जाती है, तो 5 करणी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ओ बी का मान है, जो ओ बी का मान है, ये करणी में 5 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ कर्ण बराबर हम लोगों का आ गया √5। ठीक, अब कंपास की सहायता से जो बिंदु ओ है और बिंदु बी के बीच की दूरी है उसको हम लोग नाप लेंगे। ठीक है, उसको नाप लेंगे, तो जितनी दूरी बिंदु ओ से बी के बीच में होगी उतनी ही दूरी पे, उतना ही स्पेस पे बिंदु बी से एक चाप लगाएंगे हम लोग, और ये होगा ऐसे। तो बिंदु बी ओ से बी की जो दूरी होगी वो बराबर होगी बिंदु ओ से सी के बीच की दूरी की। तो इस प्रकार ओ बी बराबर ओ सी हो गया। तो ओ बी बराबर हम लोग अभी निकाले हैं, ओ बी बराबर √5 है, तो ओ सी बराबर भी √5 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग √5 को यानी कर्ण में 5 को संख्या रेखा पर दिखा दिए, निरूपित कर दिए। अब इसके बाद ठीक है, खत्म हुआ यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद वो क्रियाकलाप है, उसमें क्या है कि रचना करना है, वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। तो हालांकि वो क्रियाकलाप है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जो है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को लगेगा कि उसको बताना है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।